अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब सेट होंगे, ठीक होंगे अपने घरों पे। सो हमने मिड से पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे विच इंक्लूडेड कि हमने बेसिक कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के टॉपिक्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पढ़े थे, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग स्टेप्स पढ़े थे, प्लस में हमने 7 आवर्स पढ़े थे, मेडिकेशन एरर्स पढ़े थे, हमने मेजरमेंट्स पढ़ी थी, हमने लेबलिंग पढ़ी थी कि हमने अपनी जो डोजेस देनी है या मेडिकेशन देनी है उसके ऊपर लेबलिंग कैसे की जाती है, व्हाट इज़ द मेन लेबलिंग है, व्हाट इज़ द एक्सिलरी लेबलिंग, एंड देन फिर हमने उसकी प्राइसिंग पढ़ी थी, एंड देन लास्टली कि हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी कि डॉक्यूमेंटेशन कितने टाइप्स की होती है और कैसे होती है। Now we have self-administration and home care services. So self-administration is particularly कि patient जो है अपनी medications independently ले without any direct supervision. And home care services के कोई healthcare professional patient के घर पे आके उसको जो है services provide करे. For instance, कि अगर हमें जो है पैनाडोल लेनी है फॉर फीवर, तो पेशेंट अगर पैनाडोल ले रहा है तो दैट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगर पेशेंट को घर पे जो है आके कोई है ना टेक्नीशियन आके कोई है ना ड्रिप लगा रहे हैं, दैट इज होम केयर सर्विस। ठीक है। सो द scope of home care service and self-administration in pharmacy practice is particularly seen in these four things, that is कि chronic disease जो कि 6 महीने से ज़्यादा है ना टाइम तक जो है बॉडी के अंदर प्रोग्रेस कर रही हो, दैट नोन एज chronic। एंड chronic diseases के अंदर हमारे पास डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सिरोसिस, कैंसर, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। सो इन आइदर ऑफ दैट कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन के अंदर हम देखें तो हमारे पास मेडिकेशन 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक के लिए लेनी पड़ती है, आइदर लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है और आइदर जो है मिनिमम टाइम पीरियड भी हमें 5 to 7 years लेनी होती है। इन दैट केस पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने फॉर इंस्टेंस डायबिटीज़ के केस के अंदर मेटफॉर्मिन दे दी, मेटफॉर्मिन डॉक्टर को ने दे दी और डॉक्टर ने कहा कि अब आप जो है 6 महीने के बाद विजिट करेंगे। सो मेटफॉर्मिन टैबलेट टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 6 मंथ्स इज के आपने होम केयर ली है। ठीक है, आपने घर पे जो है आपने वो मेडिकेशन ली है। ठीक है, दैट इज नॉट इन द डायरेक्ट सुपरविजन। ठीक है, आपने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की है। बट फॉर इंस्टेंस कि अगर जो है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर जोलिड्रोनिक एसिड की जो है इंजेक्शन लगवानी है, दैट इंजेक्शन और दैट infusion of zoledronic acid is to be administered by a technician, और वो टेक्नीशियन घर आके अगर पेशेंट को लगा रहा है, दैट इज अ होम केयर सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल थेरेपीज। इंजेक्टेबल थेरेपीज के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज इंसुलिन। इंसुलिन को लगाने की प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, जिसकी टेक्निक्स जो है वो मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूंगी। जो लिंक्स आपको मैं शेयर करूंगी, दैट वुड बी फॉर इंसुलिन, दैट वुड बी फॉर इनहेलर्स, दैट वुड बी फॉर अदर काइंड ऑफ टेक्निक्स जो कि हमारे पास होम केयर सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। सो वो सारी है ना जो लिंक्स मैं आपको शेयर करूँगी, वो सारी लिंक्स आपके टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड होंगी। उनके अंदर जो एक एक स्टेप जो है वो डिफाइन किया गया है, वो पूरे स्टेप्स आपको माइंड में रखने हैं, एंड दैट कुड बी इंक्लूडेड इन योर एमसीक्यूज। सो इंजेक्टेबल थेरेपीज जिसके अंदर इंसुलिन, इंसुलिन की सिरिंज कैसे लगती है, उसके कौन सी एंगल पे वो उसको लगाना होता है, कौन से एरिया पे लगाना होता है, and what happens if the insulin syringe is not administered properly। ठीक है। बायोलॉजिक्स के अंदर हमारे पास वैक्सीनेशन आ जाती है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन जो है हमारे पास जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लगाते हैं, आइदर होम केयर सर्विसेज में लगाते हैं या फिर पेशेंट या इंडिविजुअल को जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाना पड़ता है, सो दैट कि उनको वैक्सीनेशन जो है एडमिनिस्टर करवाई जा सके। प्लस में हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन की इंजेक्शंस भी आती हैं, दैट इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मेजर हार्ट अटैक। एंजाइना का हार्ट अटैक होता है तो उसके अंदर अगर कंडीशन वर्सन होने से पहले हम नाइट्रोग्लिसरीन की इंजेक्शन लगाते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है एक फर्स्ट एड मिल जाती है।
ठीक है। सो नाइट्रोग्लिसरीन के इंजेक्शन लगाने का भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। उस टेक्निक को फॉलो करके पेशेंट अपने आप को जो है बचा सकता है। नेक्स्ट कम्स के पैलिएटिव एंड जीरियाट्रिक केयर। पैलिएटिव केयर इज के लाइफ की एंड स्टेज पे जो केयर की जाती है उसको पैलिएटिव केयर कहा जाता है, विच कुड इंक्लूड के एंटी पायरेटिक्स लगाई जाए, पेन किलर्स लगाई जाए, सो दैट के पेशेंट को कंफर्ट दिया जाए, पेशेंट की पेन को रिलीव किया जाए। पेशेंट की डिजीज क्योर नहीं होती, पेशेंट की डिजीज ट्रीट नहीं होती, बट पेशेंट की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आ जाती है। Next is geriatric care. Geriatrics are those people who have the age of 60 years or more than 60 years. ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है उनकी ऑर्गन्स जो है उनकी वर्किंग बहुत स्लो होती जाती है, एंड देन वर्किंग स्लो होती है तो उनकी जो नॉर्मल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। सो दोज पीपल नीड गुड केयर अबाउट देयर इम्यून सिस्टम, अबाउट देयर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, और उनकी केयर करना जो है वो हमारे पास सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन और होम केयर सर्विसेज के अंदर आ जाती है। Lastly, post-discharge medication. आइदर पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो या हमारे पास जो है सिंपल जो है इन्फेक्शन से फ्री होके पेशेंट जो है वो घर पे डिस्चार्ज होके आया। इन बोथ केसेस के हमारे पास पेशेंट को जो है मेडिकेशन दी जाती हैं कि वो घर पे जाके मेडिकेशन ले फॉर अ वीक, टू और अ मंथ। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी मेडिकेशन दी जाती हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, एंड देन पेशेंट की जो है हेल्थ रिकवर हो जाती है। So the medications to be taken or to be administered at home are in the self-administration home care services. So नाउ हम इन दोनों टर्म्स को जो है अलग अलग से पढ़ते हैं, दैट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से एंड होम केयर सर्विसेज को अलग से। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास जो डोजेज फॉर्म्स आते हैं, सबसे इजीएस्ट वन इज ओरल डोजेज फॉर्म, जिसके अंदर हमारे पास टैबलेट कैप्सूल सिरप्स आ जाते हैं, ठीक है, पाउडर्स आ जाते हैं। सो tablets, capsules and syrups are taken in a very easiest way कि आपने with a glass of water के साथ लेना है, with a glass of juice, with a glass of milk इनके साथ लेना है, ठीक है। इनके अंदर एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो एरर्स अगर एक्सपेक्टेड होते हैं तो वो बहुत कॉमन एरर्स होते हैं, दैट इज के स्वेलोइंग में इशू हो जाए। ठीक है, सो अगर स्वेलिंग में इशू हो रहा है तो टेक मोर वाटर सो दैट कि वो स्वेलो सही तरीके से हो जाए। नेक्स्ट इज इनहेलर्स। इनहेलर्स के अंदर आपके पास मीटर डोज हो या ड्राई पाउडर इनहेलर्स, इन बोथ केसेस यू नीड अ प्रॉपर टेक्निक टू फॉलो, एंड देन थ्रू दैट टेक्निक इनहेलर्स के अंदर जो ड्रग होती है वो लंग्स तक पहुंच जाती है, एंड देन दैट ड्रग कैन वर्क ऑन द डिजीज। सो अगर प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं की तो ड्रग टारगेट तक नहीं जाएगी, टारगेट तक नहीं गई तो फिर वो अपना जो है वर्क नहीं करेगी। सिमिलरली ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर भी टेक्निक फॉलो की जाती है, एंड टेक्निक फॉलो करने के बाद जो है ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर एक और इशू होता है, दैट इज के टू क्योर द कंडीशन पेशेंट्स जो है उसको रीअप्लाई करते हैं विदाउट कंसिडरिंग दैट के पैचेस को ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता। अदरवाइज देर आर टू मोस्ट कॉमन इश्यूज। फर्स्ट इज कि पैचेस को रीअप्लाई ऑन द सेम साइट करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने जो है बैक हैंड पे अगर मैंने एक दफ़ा पैच अप्लाई किया एंड देन आफ्टर 2 आवर्स मैंने दोबारा जो है पैच फर्स्ट पैच उतार के एंड देन सेकंड पैच उसके ऊपर अप्लाई किया, तो फिर दैट कुड लीड टू कि मुझे वो साइट एरिया जहाँ पे मैंने फर्स्ट पैच लगाया था एंड देन वहीं से उतार के मैंने सेकंड पैच वहाँ पे लगाया, तो दैट स्किन कैन गॉट इरिटेटेड, ठीक है, एंड देन वहाँ पे जो है रैशेस हो सकते हैं, वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बिकॉज सेम साइड एरिया पे मैंने बार बार पैचेस लगाए। द सेकेंड थिंग इज कि पैचेस अगर मैं हर 2 घंटे बाद लगा रही हूँ, दैट कुड लीड टू ओवरडोज, ठीक है, सो पैचेस के अंदर ओवरडोजिंग के इश्यूज होते हैं। थर्ड इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जिसके अंदर इंसुलिन, तो इंसुलिन, हेपरिन, बायोलॉजिक्स दैट इज वैक्सीनेशन, प्लस में हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन।
सो इन सब की जो है हमारे पास जो है टेक्निक फॉलो की जाती है। अगर टेक्निक फॉलो नहीं की गई तो ऑब्वियसली टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट साइट तक हमारी ड्रग नहीं जाएगी और फिर वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दिखाएगी। Lastly, drops. Drops could be otic, ophthalmic or nasal. So, otic, ophthalmic, nasal drops जो है उनकी भी पर्टिकुलर टेक्निक होती है, पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे उनको है ना एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड देन अगर वहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं किया गया या टेक्निक फॉलो नहीं की गई तो वो अपना एक्शन नहीं शो करेंगे। सो द मोस्ट कॉमनेस्ट द मोस्ट easiest आर ओरल, क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो नहीं की जाती, उसमें जस्ट आपने स्वेलो करना है विद अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बाकी सब डोजेज फॉर्म्स के अंदर सम हाउ टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं सो दैट के हम उनको टारगेट साइट तक पहुंचा सकें। सो नेक्स्ट इज पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट असेसमेंट के अंदर हमारे पास इट्स नॉट कि पेशेंट को असेस किया जाए कि पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो गई है कि नहीं हो गई। इट्स मोर लाइक कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग, कि पेशेंट को क्या चीज़ समझ आती है, क्या चीज़ समझ नहीं आती, पेशेंट की लोकल लैंग्वेज क्या है, पेशेंट की फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है, पेशेंट की मेडिकल नॉलेज क्या है। इन तीन चीज़ों को असेस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट को गाइड किया जाता है कि पेशेंट ने मेडिकेशन कैसे लेनी है, सो दैट कि अगर पेशेंट की हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो पेशेंट को हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं। पेशेंट को अच्छे से गाइड किया तो पेशेंट की मेडिकेशन अडेरेंस अच्छी होगी, मेडिकेशन अडेरेंस अच्छी होगी तो पेशेंट की कंप्लाइंस अच्छी होगी। तो वी जस्ट मेक श्योर कि हमारा फर्स्ट स्टेप सही होगा, तो फर्स्ट स्टेप सही होगा तो अल्टीमेटली हमारे आगे के स्टेप्स में जो है हेल्प आउट होगी एंड हमारा फाइनल गोल अचीव हो सकता है। सो द फर्स्ट इज कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर हमारे पास ये होता है कि पेशेंट को समझ क्या आ रहा है। ठीक है, पेशेंट को जो है हमारी लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही। फॉर इंस्टेंस आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल्स कि पेशेंट ए है, पेशेंट ए को मैंने कहा कि पैनाडोल लेनी है, आपने 2 पैनाडोल लेनी है हर 6 घंटे बाद। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी 12 बज रहे हैं तो अभी आपने 2 पैनाडोल की गोलियां लेनी है एंड देन आफ्टर 6 आवर्स आपने 6 बजे 2 पैनाडोल की गोलियां लेनी है एंड आफ्टर अगेन 6 आवर्स आपने 12 बजे 2 गोलियां लेनी है एंड आफ्टर 12 जो है 6 घंटे बाद आपने 6 बजे 2 गोलियां लेनी है। ठीक है, एक हफ्ते तक आपने ये गोलियां लेनी है। ठीक है, पैनाडोल की एक दिन में आपने 8 गोलियां लेनी है, 4 टाइमिंग पे। ठीक है, दो दो करके आपने 6 6 घंटे की गोलियां लेनी है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई टोल्ड दैट पेशेंट। पेशेंट ए को मैंने ये चीजें बताई। ठीक है, देन व्हाट आई डिड कि मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने कहा सर अभी मैंने आपको बताया कि आपने 6 बजे गोलियां देनी है, 2 गोलियां आपने पैनाडोल की लेनी है। अब 6 बजे के बाद आप दूसरी है ना टाइम कौन सा लोगे, तो दैट पर्सन फ्रॉम हिज मेमोरी फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग वो मुझे बताएंगे कि सर मैडम अब मैंने 6 बजे जो है ना 2 गोलियां ली थी तो फिर अब मैं 12 बजे 2 गोलियां लूंगा, उससे पहले मैं पैनाडोल की 2 गोलियां नहीं लूंगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस अ सिंपल क्वेश्चन मैं क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आइडिया हो गया कि पेशेंट को मेरी बात समझ आ गई है, पेशेंट को मेरी लैंग्वेज समझ आ गई, पेशेंट को मेरी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और पेशेंट को मेरी जो है एक एक वे समझ आ गया। सो नेक्स्ट पेशेंट, पेशेंट बी। पेशेंट बी को मैंने ये कहा कि सर आपने 6 6 घंटे पे पैनाडोल लेनी है। ठीक है, आपने एक हफ्ते तक 6 6 घंटे पे पैनाडोल लेनी है सो दैट कि आपकी जो है ना कंडीशन रिकवर हो जाए। एंड फिर मैंने पेशेंट ए और पेशेंट बी को दोनों को कहा कि मैंने कहा कि आप एक हफ्ते के बाद दोबारा विजिट मेरे पास करेंगे। ठीक है, सो दैट कि मैं आपको देख लूँ कि आपकी अगर कंडीशन बेटर हो गई है तो फिर मैं आपको आगे की मेडिकेशन जो है वो डिस्पेंस करूँगी। अदरवाइज अगर नहीं हुई तो आई विल रिफर यू बैक टू द डॉक्टर। ठीक है, तो पेशेंट ए को भी मैंने ये कहा, पेशेंट ए को मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया। पेशेंट बी को मैंने क्रॉस क्वेश्चन ये किया, मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि आपने 6 घंटे में पैनाडोल लेनी है। ठीक है, आफ्टर अ वीक पेशेंट ए मेरे पास आया। पेशेंट ए वॉज रिकवरिंग वेरी वेल और उनको वो एनफ फीवर नहीं था। वो आए दोबारा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई कि भाई मेरी कंडीशन बेटर हो गई है, मुझे कोई फीवर है ना रियकरेंस नहीं हो रही एंड आई नीड माई होम केयर मेडिकेशंस, जो कि मैं इंसुलिन पे अगर कंटिन्यू हूँ तो मुझे इंसुलिन मेरी ख़त्म हो गई है तो मुझे इंसुलिन जो है वो रीस्टॉक करनी है। तो मैंने उनको असेस करके एंड देन फिर मैंने उनको इंसुलिन की डिस्पेंसिंग कर दी।
पेशेंट बी मेरे पास आया, लेकिन पेशेंट बी वाज लाइक कि मेरी कंडीशन बेटर नहीं हुई, मुझे फीवर रीअकरेंस हो रही है एंड आई डोंट नो कि मेरी जो है ना फटीग खत्म नहीं हो रही, मुझे जो है लग रहा है मेरी इन्फेक्शन सेट नहीं हुआ। सो आई आस्क्ड दैट पेशेंट कि सर आपने पैनाडोल कैसे ले रहे थे? तो ही सेड कि जैसे ही आपने कहा था कि 6-6 घंटे पे पैनाडोल लेनी है, तो मैंने 6-6 घंटे पे एक पैनाडोल ली थी। फ्रॉम विच आई नो कि जो पेशेंट बी था उसने जो है पैनाडोल एक ली थी 6-6 घंटे पे, विच वॉज नॉट इनफ फॉर हिज पायरेसिस टू कंट्रोल। ठीक है, पायरेसिस उसकी कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका फीवर रियकर हो रहा था। देन मैंने उनको उनकी लैंग्वेज में दोबारा जो है ना समझाया कि सर आपने 2 गोलियां लेनी है 6-6 घंटे पे। ठीक है, देन आई गॉट टू नो कि दैट पेशेंट इज नॉट अ उर्दू स्पीकिंग पेशेंट, दैट पेशेंट इज अ सिंधी स्पीकिंग पेशेंट। तो मैंने उनको सिंधी में फिर समझाया, देन दैट पेशेंट गॉट टू नो कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, एंड नाउ ही गॉट टू नो कि हाँ उसने अब जो है 6-6 घंटे पे 2 गोलियां लेनी है एंड देन ही कुड रिकवर। सो दिस इज व्हाट द कॉग्निटिव एबिलिटी इज, कि मुझे उनकी लोकल लैंग्वेज मुझे पता होनी चाहिए, मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पता होनी चाहिए, मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करूँ सो दैट टू नो कि उनको मेरी बात पूरी कम्युनिकेट हुई है सही से या नहीं हुई, एंड दैट कुड लीड टू एडहेरेंस एंड कंप्लायंस। सेकेंड इज फिजिकल डेक्स्टरिटी। ठीक है, फिजिकल डेक्स्टरिटी इज मोर लाइक फिजिकल कैपेबिलिटी। ठीक है, बच्चों से सिरप की बॉटल नहीं खुल सकती मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, सो अगर बच्चों से सिरप की बॉटल नहीं खुल रही विच इज एडवांटेजेस टू अस, बट अगर जेरियाटिक्स के ना सिरप की बॉटल नहीं खुल रही, दैट इज नॉट अ गुड साइन कि उनसे अगर बॉटल नहीं खुल रही, दैट मीन्स उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है ऐसी। लाइक फॉर इंस्टेंस के समटाइम्स हमसे जो है बेवरेजेस की बॉटल्स नहीं खुलती। ठीक है, दैट इज व्हाट कि हमसे हमारी उस वक्त की फिजिकल कैपेबिलिटी लो होती है। ठीक है, और माइट बी पॉसिबल दैट कैपिंग इज टू टाइट। ठीक है, तो वो इस वजह से हमसे नहीं खुलती। So the physical dexterity should be assessed, ठीक है, before giving them the instructions कि उस bottle को उस medication को कैसे use करना है, इंसुलिन को इंजेक्ट कैसे करना है। अगर उनके पेशेंट के हैंड्स शेकिंग करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनसे इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, वो किसी और को कहेंगे कि उनको एडमिनिस्टर की जाए। इनहेलर्स की जो है क्या होती है कि इनहेलर्स को इनहेल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ पुशिंग द कंटेनर, आपको इनहेल करना होता है ड्रग को। बट इफ द पेशेंट इज नॉट having a physical capability of inhaling at the same time, तो हम उनको spacers दे देते हैं, which is more like कि उनको एक alternative way दे देते हैं। So understanding their physical capability is more important कि हम उनको otherwise alternatives उसी वक्त बता दें so that कि उनकी disease management सही हो जाए। ठीक है, उनको issues ना हो, उनकी management में जो है issues ना हो। नेक्स्ट इज हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी के अंदर उनकी मेडिकल नॉलेज चेक की जाती है कि उनको फॉर इंस्टेंस अगर डॉक्टर ने लिख के दे दिया है पैनाडोल बीडी, ठीक है, तो बीडी का वर्ड उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अदरवाइज उनको सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम उनको बता दें कि दिन में 2 दफ़ा लेनी है। वी शुडंट टॉक अबाउट बीडी, टीडीएस, क्यूडी, एचएस। ठीक है, तो हमें उनको बताना है कि रात के टाइम पे सोने से पहले लेनी है, आपने जो है जब ज़रूरत हो तब लेनी है, इफ इट इज़ रिटन एसओएस। ठीक है, अगर बीडी लिखा हुआ है तो हम उनको कहेंगे सुबह शाम लेनी है, या फिर आपने दिन में 2 दफ़ा लेनी है। सो दिस इज हाउ वी इंस्ट्रक्ट दैट पेशेंट के हमने मेडिकेशन जो है किस तरीके से पेशेंट को लेने की कहा गया है, और पेशेंट उस तरीके से ले, उससे क्रॉस क्वेश्चन मेक श्योर कि आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो सो दैट कि आपको कंफर्म हो कि आपने जो बात कन्वे करनी चाहिए थी वो कन्वे हुई भी है या नहीं हुई। नेक्स्ट इज काउंसलिंग पॉइंट्स। काउंसलिंग पॉइंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट की मेडिकेशन एरर्स, पेशेंट के 7 आवर्स, पेशेंट की जो है हमारे पास लासा की जो इश्यूज आ जाते हैं, जो भी हमारे पास जो है रिस्क ऑफ एरर्स होते हैं वो हमारे पास मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करते वक्त जो है जब हम कुछ बोलते हैं तो हम बोलते वक्त हमें आइडिया होता जाता है कि हमने कौन सी चीज़ सही बोली, कौन सी चीज़ गलत बोली,
और हमें जो है हर चीज़ रिवाइज होती जाती है। सिमिलरली कि हम अगर पेशेंट से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो फिर हम पेशेंट का भी असेस करते हैं कि पेशेंट को कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, तो अदरवाइज फिर हम पेशेंट को किसी अल्टरनेटिव वे के थ्रू समझा सकें। सो काउंसलिंग पॉइंट्स के अंदर हमें फर्स्ट फर्स्ट जो है डोज, टाइमिंग एंड रूट्स सही तरीके से बताना होता है। लाइक जैसे मैंने आपको पैनाडोल की एग्जांपल पहले दी थी कि पैनाडोल का डोज दैट इज 2 टैबलेट्स, 1 ग्राम हो गया। ठीक है, 2 टैबलेट्स देंगे, टाइमिंग एवरी 6 आवर्ली, एंड रूट दैट इज ओरल रूट के थ्रू लेना है विद अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, डोज 2 टैबलेट्स, टाइमिंग 6 घंटे, रूट ओवरऑल रूट विद अ ग्लास ऑफ वाटर। ये 3 पॉइंट्स हमने काउंसलिंग पॉइंट्स में मेनली बताने हैं। देन डिमॉन्स्ट्रेट द टेक्निक इफ इट इज अदर देन ओरल रूट। ओरल रूट है तब भी ऑब्वियसली टेक्निक है कि आपने जो है उसको ग्लास ऑफ वाटर के साथ उसको लेना है, स्वेलो करना है। ठीक है, बट अदर देन ओरल हमारे पास जो 4 डोजेज फॉर्म्स थे, जो कि हमारे पास इनहेलर्स का था, इंजेक्टेबल्स का था, हमारे पास और कौन से थे, ड्रॉप्स के थे, एंड लास्टली वी हैड आई गेस देयर वाज समथिंग। सो है, डिमॉन्स्ट्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इंजेक्टेबल्स के अंदर इंसुलिन की आना, हमें डिमॉन्स्ट्रेशन की आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास इनहेलर्स की ज़रूरत है। हमारे पास जो है ड्रॉप्स के अंदर जो है ज़रूरत है कि अगर हम ऑप्थेल्मिक है तो ऑप्थेल्मिक के अंदर कंजर्वेटल सेक के अंदर हमने ड्रॉप्स को जो है एडमिनिस्ट्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोरेज कंडीशंस। मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस जो होती है हमारे पास, ओपनिंग के बाद, उनको ओपन करने के बाद उनकी स्टोरेज कंडीशंस डिफरेंट हो जाती है कि उनको हमने रेफ्रिजरेट करना होता है, हमने उनको फ्रिज के अंदर रखना होता है, नॉट इन फ्रीजर बट फ्रिज के अंदर रखना होता है। ठीक है, और अगर हमने फ्रीजर में रख दिया, लाइक फॉर एग्जांपल इंसुलिन को अगर हमने फ्रीजर के अंदर रख दिया और वो फ्रोजन हो गई, और फ्रोजन होने के बाद वो इनएक्टिव हो जाती है, सो मेक श्योर कि हमने कोई भी इंजेक्टेबल फॉर्म्स जो है वो फ्रीज नहीं करनी। फ्रीज करेंगे अनटिल अनलेस कि वो लिखा हुआ नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन में जो है कुछ वैक्सीनेशन होती हैं जो कि हमें -डिग्री से जो है स्टोर करनी होती है। सो अनटिल अनलेस इट्स क्लियरली रिटन, तब तक हमने उनको स्टोर नहीं करना, और ये चीज़ें पेशेंट को बहुत क्लियरली बतानी होती हैं कि फ्रिज क्या होता है, फ्रीजर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होती है, हमने कहाँ पे रखनी है, हमने ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, हमने कहाँ चीज़ें स्टोर करनी है, सो दैट कि उनकी थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लास्टली कि एडहेरेंस स्ट्रेटजीज। एडहेरेंस स्ट्रेटजीज के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो किस तरीके से चीज़ों को जो है मैनेज कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मुझे भूलने की बीमारी है, ठीक है, मैं अगर आपको अभी एडहेरेंस का टॉपिक पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरा जो है दिमाग में कोई और बात चल रही है, और मैं आपको एडहेरेंस के टॉपिक से एकदम से कंप्लायंस के टॉपिक पे चली जाऊँ और मैं आपको कुछ एडहेरेंस के बारे में ना बताऊँ, दैट इज व्हाट कि आप दोबारा उस चीज़ को रिकॉल करेंगे, नहीं हम एडहेरेंस के टॉपिक पे थे, हम कंप्लायंस के टॉपिक पे नहीं है। तो अगर पेशेंट को मैं कह रही हूँ कि आपने सर पैनाडोल लेनी है दिन में 4 दफ़ा 6 6 घंटे पे 2 गोलियाँ लेनी है, बट दैट पेशेंट फॉरगेट्स अबाउट कि 2 गोलियाँ लेनी है और वो एक गोली ले रहे हैं। ठीक है, सो एडहेरेंस इश्यूज आ रहे हैं, एडहेरेंस इश्यूज आएंगे तो कंप्लायंस के इश्यूज होंगे और पेशेंट को रिकवरी नहीं होगी। सो टू मेक श्योर कि पेशेंट की मेमोरी जो है वो वीक है, तो उस वजह से हम उनको बेस्टर पैक बना के दे देंगे, जिसके अंदर हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, सो ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग एंड डिनर कर देंगे, विच वुड से कि हमारे पास 6 6 घंटे का गैप आ रहा है। अगर मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड बेड टाइम कर दूँ, तो बेड टाइम और डिनर के बीच में 6 घंटे का फर्क नहीं आता। सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ये 4 टाइम जो है वो 6 6 घंटे का गैप शो करवाते हैं, एंड देन चारों बॉक्सेस के अंदर मैं पैनाडोल की 2 गोलियां मैं डाल दूंगी। दैट वुड इंडिकेट कि उनकी एडहेरेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। एडहेरेंस स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली कंप्लाइंस के जो है हमारे पास रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो आइदर मैं उनको वेबस्टर पैक बना दूंगी, ठीक है, या तो फिर मैं उनको जो है ऑर्गेनाइजर का, पिल ऑर्गेनाइजर का एडवाइस करूंगी कि सर आप पिल ऑर्गेनाइजर ले लें और उसके अंदर जो है आप मेडिकेशंस को जो है ऑर्गेनाइज करके यूज़ करें। और आइदर आप मोबाइल रिमाइंडर्स रखते हैं, मोबाइल पे रिमाइंडर रखते हैं कि आपने मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिकेशन लेनी है, रिमाइंडर के ऊपर लिखा हुआ हो कि आपने पैनाडोल की 2 गोलियां लेनी है, तो रिमाइंडर जिस वक्त जो है रिंग करेगा उस वक्त आपको रिमाइंड हो जाएगा कि आपने अभी पैनाडोल की 2
गोलियां लेनी है। सो दिस इज हाउ कि आपने जो है पेशेंट्स को एक एक स्टेप पे गाइड करना है टू मेक श्योर कि पेशेंट जो है तरीके से मेडिकेशन ले रहा है, एंड अगर तरीके से मेडिकेशन लेगा तो अगर पेशेंट फॉलोअप पे आ रहा है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट। ओके, सो मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करने से पहले इवन अगर जब हम पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं तो मेडिकेशंस देते वक्त रिलेटेड टू मेडिकेशन जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हम पेशेंट को एजुकेट कर देते हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट, पेशेंट को अगर हम पहले से मेडिकेशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स एजुकेट कर देंगे तो दैट वुड बी प्रिटी मच ईजियर एंड प्रिटी मच कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट कि पेशेंट को अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो पेशेंट उस चीज़ पे जो है पैनिक नहीं करेगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि अगर पेशेंट को एस इनहिबिटर दिया जा रहा है तो एस इनहिबिटर जो है वो कफ करवाता है। ठीक है, पैनाडोल फ्लशिंग करवाती है। सो अगर पेशेंट को पता होगा कि पैनाडोल की वजह से उसको फ्लशिंग हो रही है, उसको स्वेटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो इट इज प्रीटी मच कॉमन एंड इट इज प्रीटी मच नॉर्मल लेवल। ठीक है, बट अगर पेशेंट को जो है पैनाडोल लेने से हार्ट बीट तेज हो रही है, पेशेंट को जो है अगर कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जो कि पेशेंट को एजुकेट नहीं किया गया था तो पेशेंट उस चीज़ पे जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं, तो वो उसके इश्यूज उसी वक्त एवेल्युएट किए जाए एंड देन उसको उसी वक्त जो है ट्रीटमेंट किया जाए उनका। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट को इवन बिफोर द मॉनिटरिंग हम डिस्कस करते वक्त ही बता देते हैं। ठीक है, बट मॉनिटरिंग के टाइम पे अगर पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं तो दैट कुड टेल अस के पेशेंट के अंदर जो है प्रॉब्लम्स अभी भी परसिस्टेंट है, या फिर इशू ये है कि वो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो तो है ना शायद रिकवर हो रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो रिकवर हो रहा है, जिस मेडिकेशन के साथ रिकवर हो रहा है, वो मेडिकेशन सेकेंडरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है which should be treated as well. तो first problem is being treated but second problem is created. So इस चीज़ को मॉनिटरिंग के टाइम पे हम जो है चेक कर सकते हैं। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इस चीज़ के लिए काम आते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अगर नहीं होंगे दैन वी कैन से कि इट्स अ थेरेपेटिक सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट, कि हमारे जो भी ट्रीटमेंट दिया था वो बिल्कुल सही दिया था और उसके मुताबिक पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका है। बट अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, एडीआर्स हैं, तो फिर दैट कुड लीड टू कि हमें जो है उसके अंदर पेशेंट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने डिटेक्ट नहीं किए। सेकेंड थिंग इज थेरेपेटिक आउटकम। थेरेपेटिक आउटकम्स के अंदर हम देखते हैं कि हमने जो मेडिकेशन दी थी वो किस वजह से दी थी, क्या वो चीज़ ट्रीट हुई है कि नहीं हुई। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने एंटीपायरेटिक दी है तो फीवर रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट इज द आउटकम, सिंपल आउटकम हमारे पास क्या आया, रिजल्ट क्या आया हमारे पास। अगर हमने एस इनहिबिटर दिया है फॉर एंटी हाइपरटेंशन तो उसकी जो है हाइपरटेंसिव कंडीशन ट्रीट हुई कि नहीं हुई, उसका बीपी कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमने मेटफॉर्मिन दी है तो उसकी शुगर कंट्रोल हुई है कि नहीं हुई। दैट इज अ थेरेपेटिक आउटकम। थेरेपेटिक आउटकम अगर अचीव हो रहा है देन मॉनिटरिंग सेज कि हमारे पास थेरेपेटिक सक्सेस हो गई है, हमारे पास ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल है। थर्ड इज कंप्लाइंस मॉनिटरिंग। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि पेशेंट ने मेडिकेशन कंप्लीट ली कि नहीं ली। लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने मेटफॉर्मिन पेशेंट को, बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैंने मेटफॉर्मिन पेशेंट को दी, 30 डेज की टैबलेट्स दे दी। ठीक है, एक महीने के टैबलेट्स मैंने उसको दे दी और मैंने उनको काउंट करके दे दिया। अब मैंने एक महीने के बाद पेशेंट जो है वो फॉलोअप के लिए आया। फॉलोअप के टाइम पे मैंने उसकी मेडिकेशन जो है वो चेक की तो वो पूरी है ना एम्प्टी नहीं थी, ब्लिस्टर पूरे एम्प्टी नहीं थे, उसके अंदर जो है 4-5 गोलियाँ बाकी थी। यू कैन लाइक थिंक ऑफ 4 गोलियाँ, फाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टिक टू वन नंबर। 4 गोलियां उसमें बाकी थी। दैट टेल्स मी कि पेशेंट ने कोई डोज मिस किया है, और पेशेंट ने डोज मिस किया है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो रिकवरी जो है या उसकी शुगर लेवल्स जो है माइट बी पॉसिबल उसके अंदर वो स्टेबलाइज नहीं हुई, उसके अंदर अभी भी फ्लक्चुएशंस है। सो गोइंग फॉर द पेशेंट कंप्लाइंस, अगर पेशेंट कंप्लाइंस बहुत अच्छी है, पेशेंट ने मेडिकेशन प्रॉपरली ली है और पेशेंट की मेडिकेशन प्रॉपर टाइमिंग पे कंप्लीट हुई है, कोई मिस डोज नहीं हुआ, तो फिर जो है हम देखेंगे कि पेशेंट की रिकवरी कैसी है। आफ्टर कंप्लाइंस हम मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारे पास जो है ना पेशेंट की रिकवरी कैसी है।
मेटफॉर्मिन कम्प्लीटली, तो फिर हमारे पास पेशेंट की जो है ना ब्लड शुगर लेवल्स कैसी थी, आइदर वो स्टेबलाइज हो गई, देन इट्स अ सक्सेसफुल। बट अगर पेशेंट ने मेटफॉर्मिन कम्प्लीट ली लेकिन फिर भी उसकी शुगर लेवल्स है ना वो स्टेबल नहीं हुई, दैट मीन्स कि उसको मेटफॉर्मिन के साथ कोई और मेडिकेशन देनी चाहिए, एडजुवेंट थेरेपी के साथ तो उसको कोई और मेडिकेशन देनी चाहिए, ग्लिपिजाइड और समथिंग लाइक दैट। तो फिर जो है उसकी टू मेडिकेशंस टू मेडिकेशंस ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स, तो फिर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे एंड देन विल चेक कि भाई ना उसके अंदर हमारे पास सक्सेस आ रही है कि नहीं आ रही। बट अगर पेशेंट ने मेटफॉर्मिन कंप्लीट ली ही नहीं है, तो फिर वी कैन से कि पेशेंट जो है वो कंप्लाइंस की तरफ ही नहीं जा रहा, कंप्लाइंस नहीं करेगा तो पेशेंट को हम उस चीज़ में इंश्योर करेंगे कि उसकी दोबारा काउंसलिंग करें एंड मेक श्योर करें कि उसकी अडेरेंस एंड कंप्लाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, एंड देन वी कैन सी कि मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास थेरेपेटिक सक्सेस आ रही है कि नहीं आ रही। Okay, so next part of this topic is home care services by pharmacists. तो इसके अंदर हमारे पास चार मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मेडिकेशन रिव्यू एंड रिकंसिलिएशन। सो मेडिकेशन रिव्यू के अंदर फार्मासिस्ट जो है, अगर होम केयर सर्विसेज के अंदर देखा जाए तो फार्मासिस्ट घर पे आके पेशेंट की जो है करंट मेडिकेशन चेक करता है, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन चेक करता है, एंड प्लस में पेशेंट जो है कोई ओटीसी मेडिकेशन ले रहा है या हर्बल कोई टी ले रहा है या हर्बल मेडिकेशन ले रहा है, तो उसके बारे में जो है पहले फार्मासिस्ट जो है पूरी असेसमेंट करता है। ठीक है, दिस कुड माइट बी कि पेशेंट जो है करंट मेडिकेशन जो है वो एक जो है ले रहा है एंटी हाइपरटेंसिव केयर के थ्रू ले रहा है, कोई डॉक्टर हैं जिन जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं, कार्डिया डॉक्टर से। ठीक है, सेकंड वो डायबिटिशियन से जो है ले रहे हैं डायबिटीज की मेडिकेशन। ठीक है, सो करंट मेडिकेशन जो है वो दो डॉक्टर्स के अंडर चल रही हैं। प्रीवियस मेडिकेशंस जो है या प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो डॉक्टर जो है कोई एक ऑर्थो के डॉक्टर हैं जिन्होंने जोलिड्रोनिक दी हुई है उनको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, कि उनको हर ईयरली जोलिड्रोनिक जो है वो इंजेक्शन लगवानी होती है। ठीक है, प्लस में प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से जो है उनको देखा जाए कि उनको एलर्जी है। ठीक है, सो उनको जो है पोस्ट प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से उनकी सर्जरी जो है हुई हुई है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है एनालाइज करने के बाद, रिव्यू करने के बाद एंड देन फिर ओटीसी मेडिकेशन वो ले रहे हैं, हर्बल मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स कंक्लूडेड। ठीक है, तो फिर हम इन चीज़ों में देखेंगे कि पेशेंट जो है कोई मेडिकेशन डुप्लीकेशन में तो नहीं ले रहा, पेशेंट कोई सेम क्लास की मेडिकेशन जो है दो दफ़ा तो नहीं ले रहा। फॉर इंस्टेंस आई शुड टेल यू एग्जाम्पल, शायद मैंने आप लोगों को क्लास में भी पहले बताई हो एग्जाम्पल। सो देर वॉज अ लेडी, ठीक है, जो कि उनको एंटी डिप्रेसेंट जो है वो डॉक्टर ने दी थी, कार्डियक डॉक्टर ने जो है एंटी डिप्रेसेंट दी थी, सर्टलिन। ठीक है, सो अब जो है कुछ टाइम बाद जो है उनको जो है नींद के इश्यूज होने लगे, उनको नींद प्रॉपरली नहीं आती थी एंड देन फिर जो है उनका दिमाग जो है वो प्रोसेस करता रहता था। ठीक है, दैट वाज नॉट इन हर कंट्रोल कि वो जो है कैसे माइंड को प्रोसेस करती हैं। वो जब ना जब रात को लेटती हैं तो शी शुड बी रिलैक्स एंड हर माइंड शुड बी इन अ पोजीशन कि उनको सोना है, लेकिन इट्स नॉट इन हर कंट्रोल कि उनका माइंड जो है वो रात को भी सोते वक्त जो है वो प्रोसेस कर रहा है, वो चीज़ों को सोच रहा है, वो ओवर थिंक कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको एक और एंटी डिप्रेसेंट दे दी। ठीक है, सो शी वॉज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट प्रीवियसली एंड नाउ अनदर डॉक्टर गेव हर एंटी डिप्रेसेंट। सो अगर होम केयर सर्विसेज के अंदर जो है फार्मासिस्ट को अगर है ना बुलाया जाए और उनसे एवेल्यूशन करवाई जाए, तो फार्मासिस्ट को इजीली रिकॉग्नाइज कि उनको पहले एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही थी और अब भी उनको एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सो इसलिए जो है ड्रग डुप्लीकेशन को वो ख़त्म करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड। तो पेशेंट को जो है वो ये कहेंगे कि ठीक है आपने जो है पहले भी एना मेडिकेशन ले रही थी, अभी भी ले रही है,
इफ़ यू रियली रिक्वायर नीड दैट मेडिकेशन और रिक्वायर दैट मेडिकेशन, तो हम एक मेडिकेशन को ख़त्म कर लेते हैं, दूसरी जो प्रीवियस वाली मेडिकेशन है सर्टनली उसका डोज बढ़ा देता है। लेट्स जस्ट डू दिस थिंग कि हम टैबलेट एक ही लेंगे, लेकिन वो दोनों चीज़ों को ट्रीट कर रही होगी कि हमने उसका डोज बढ़ा दिया है। ठीक है। और देयर माइट बी अनदर केस, लाइक फॉर एग्जांपल कि पेशेंट जो है वो हमारे पास एक ले रही है, एंटीहिस्टामिन ले रही है। ठीक है। सो एंटीहिस्टामिन ले रही है और एंटीबायोटिक ले रही है। ठीक है। प्लस में वो जो है हमारे पास जो है मल्टीविटामिन ले रही है, मल्टीविटामिन विद मिनरल सप्लीमेंट्स ले रही है। सो एज यू नो कि आपने मेडिकेशंस की जो है ना ऊपर असाइनमेंट लिखी है, तो यू नो कि देयर आर ड्रग इंटरेक्शंस बिटवीन सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड मिनरल्स। ठीक है। सो कुछ मिनरल्स जो है या कुछ मल्टीविटामिन जो है वो एंटीबायोटिक की जो है एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं, या फिर इवन इफ व्हाट दे डू कि मल्टीविटामिन बैक्टीरिया को हेल्प आउट करती हैं ग्रो करने में, एंड बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो सही तरीके से नहीं दिखा सकते। ठीक है। थर्ड थिंग इज ओमिशन एरर्स। ओमिशन एरर्स इज के पेशेंट के पास जो है प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन करंट मेडिकेशन की वजह से जो है बल्क मेडिकेशन हो जाती हैं, पॉलीफार्मेसी हो जाती है। पॉलीफार्मेसी दैट मीन्स के पेशेंट की टोटल मेडिकेशन टू बी administered or to be taken in a day are more than 3। ठीक है। मोर देन 3 जो है हमारे पास मेडिकेशन आ जाती हैं, तो पेशेंट अगर फॉर इंस्टेंस मेटफॉर्मिन ले रहा है, पेशेंट ग्लिपिजाइड ले रहा है, पेशेंट जो है ओमिप्रोजोल ले रहा है, पेशेंट पैरास्टामोल ले रहा है, पेशेंट जो है एस इनहिबिटर ले रहा है, पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहा है, तो पेशेंट ऑलरेडी 6 मेडिकेशंस के ऊपर है, और 6 मेडिकेशंस में से पेशेंट जो है फॉर इंस्टेंस मेमोरी वीकनेस की वजह से एक मेडिकेशन भूल जाते हैं, तो दैट कुड लीड टू कि उनकी जो मिस्ड डोज है वो मेडिकेशन जो है उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो वो फिर उनकी कोई सर्टन लेवल जो है, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने डायरेटिक्स नहीं लिया तो डायरेटिक्स की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो उस दिन कंट्रोल में नहीं रहा। द ओमिशन एरर वुड इवेंचुअली कॉज के उनकी जो है जो हेल्थ कंडीशन है वो जो है दोबारा खराब होती रहेगी, which could be assessed by the pharmacist, and pharmacist चीज़ को मेक श्योर करेगा कि उसकी जो 6 मेडिकेशन थी पेशेंट की, वो 6 मेडिकेशन को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके एंड देन पेशेंट को जो है मिनिमाइज्ड मेडिकेशंस पे रखें, एंड देन पेशेंट की जिससे हेल्थ भी जो है वो रिकवर हो। नेक्स्ट इज क्रॉनिक डिजीज मॉनिटरिंग। क्रॉनिक डिजीज मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास ये हो जाता है कि ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है वो दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चेक किया जाए, सो दैट कि उसको देखा जाए कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और पेशेंट ब्लड प्रेशर को फॉर अ वीक, एटलीस्ट फॉर अ वीक मेजर किया जाए, सो दैट टू चेक कि पेशेंट ब्लड प्रेशर किस वक्त नॉर्मलाइज होता है किस वक्त नहीं होता। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जाए, रोज जो है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक की जाए, रैंडम चेक की जाए, सो दैट टू मेक श्योर कि पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो विद इन द रेंज रहें। थर्डली, वेट ऑफ अ पेशेंट, के पेशेंट का वेट अगर नॉर्मल होगा या नियर बाय नॉर्मल होगा तो पेशेंट जो है वो अपनी हेल्थ को रिकवर करने में ज़्यादा जो है मतलब एक फास्ट रिकवरी हमारे पास आ जाएगी। लिपिड प्रोफाइल ट्रैकिंग की जाए सो दैट कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज ना हो, और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स फॉर इंस्टेंस इंक्रीज होते हैं तो उनको टाइमली जो है हम ट्रैक करके एंड टाइमली हम उनको मैनेज कर सकें। अदरवाइज अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दैट कुड लीड to thrombolism, embolism, that could lead to the attack or that could lead to the high blood pressure। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे इश्यूज जो है होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। सो अर्ली डिटेक्शन हमारे पास हो जाएगी तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ठीक है। तो हम अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस भी अगर हमारे पास डिटेक्ट हो जाती हैं तो दैट इज मच मोर convenient to treat than to detect lately and to regret for it। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि हमारे पास इम्प्रूव्ड
डिजीज कंट्रोल भी हो जाता है। हमारे पास प्रिवेंशन के जो है ना मेजर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वुंड केयर एंड ड्रेसिंग गाइडेंस के अंदर। तो वुंड केयर एंड ड्रेसिंग गाइडेंस के अंदर हमारे पास क्लीनिंग टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि फार्मासिस्ट को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही पता होती है। घर के लोगों को इतनी आइडिया नहीं होता until unless they are being doing these things for years। ठीक है, वो किसी की अगर जेरियाटिक केयर के अंदर आ जाता है तो घर के लोगों को आइडिया हो जाता है कि वो काफ़ी सालों से जो है जेरियाटिक केयर के अंदर वही टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है तो हाउ टू ड्रेस अ वुंड। ठीक है। अदरवाइज फार्मासिस्ट, नर्स, कंपाउंडिंग टेक्नीशियन और एनी अदर प्रोफेशनल जो है हमारे पास जो आते हैं घर पे जो विजिट्स करते हैं, उनको आइडिया होता है कि हाउ टू ड्रेस अ वुंड। क्लीनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन से है ना केमिकल के साथ जो है वुंड को ड्रेस किया जाता है, कौन से टाइप ऑफ वुंड को किस केमिकल के साथ ड्रेस किया जाता है। हर केमिकल जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ड्रेस नहीं किया जाता। हर वुंड को है ना हम पायोडीन के साथ जो है वो ड्रेसिंग नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू द वुंड कंडीशन हम कौन से जो है उसके ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हैं। हम उसके ऊपर जो है सिंपल बैंडेज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर जो है एसेप्टिक बैंडेज कर सकते हैं। तो विच काइंड ऑफ ड्रेसिंग इज सुटेबल फॉर द वुंड, ये चीज़ें प्रोफेशनल्स को पता होती हैं। नेक्स्ट है इसके इन्फेक्शन के साइन। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के साइन क्या है, रेडनेस है, पस है, या फिर उसके अंदर से जो है पस नहीं निकल रहा, येलो ग्रीन पस नहीं निकल रहा लेकिन उसके अंदर से जो है क्लियर फ्लूइड निकल रहा है, तो दीज कुड बी द साइन ऑफ इन्फेक्शन। सिमिलरली अगर उसके ऊपर से जो है ना क्लियर लिक्विड निकल रहा है, दैट कुड बी इवन द साइन ऑफ रिकवरी ऑल्सो। तो ये चीज़ें हमारे पास प्रोफेशनल्स को पता होती है कि कौन सी चीज़ रिकवरी शो कर रही है, कौन सी चीज़ जो है इन्फेक्शन को शो कर रही है, कौन सी चीज़ जो है हमारे बॉडी के ना अंदर जो वुंड के अंदर नज़र आ रही है, दैट शोज कि हमारी जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है या साइट ऑफ जो वुंड है वो और ज़्यादा वर्सन होता जा रहा है, दैट शुड बी ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल सेटिंग और that can be treated in the home setting also। ठीक है। सो देर इज अ स्पेशल केस दैट इज के डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके जो पैर होता है, पैर के अंदर अल्सर्स के इश्यूज जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं। एंड डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर एक चीज़ होती है कि उनको जो है पेन का जो है फील नहीं होता, पेन उनको फील नहीं होता। उनको अगर कुछ भी जो है वोंड हो जाए तो उनको वोंड में से अगर ब्लड भी आना ओज आउट हो रहा है तो उनको फील नहीं होता। ठीक है। सो उनको जो है जब कोई चीज़ फील नहीं होती ना तो वो उस चीज़ को डिटेक्शन भी उसकी लेट होती है, डिटेक्शन लेट होती है तो उसके अंदर जो है रिकवरी भी लेट होती है उनकी। ठीक है। इवन इफ के उनको मेडिकेशंस भी लगाई जाए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाया जाए, तो एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो स्लो होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के जो है हमारे वुंड अल्सर्स जो होते हैं या फुट अल्सर्स अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो फिर जो है उनकी अल्सर्स जो है वो रिकवर होने में और ज़्यादा टाइम लगाते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन शो करते हैं। सो लास्टली IV इन्फ्यूजन सपोर्ट। IV इन्फ्यूजन सपोर्ट के अंदर फर्स्टली के डोज कैलकुलेशन जो कि मैंने आपको सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आई गेस आपको पढ़ाया था कि TPN के अंदर हमारे पास जो भी है ना हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ठीक है। TPN इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इफ यू रिमेंबर। सो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है एंड देन उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है। सो हमने थ्योरेटिकली इस चीज़ को है ना बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट भी किया था एंड प्रिपेयर करने की टेक्निक भी सीखी थी। ठीक है। सो TPN कैलकुलेशन कैसे की जाती है, प्लस में फ्लो रेट कैसे देखा जाता है कि हमारे पास इन्फ्यूजन फ्लो रेट कैसे होना चाहिए, पर ड्रॉप जो है हमारे पास जो है पर मिनट कितने ड्रॉप्स जो है वो बॉडी के अंदर जो है एडमिनिस्टर होने चाहिए। प्लस में BSA बेस्ड कैलकुलेशन कि हमारे पास कीमोथेरेपिक मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को कितनी दी जाए, लाइक फॉर एग्जांपल पेक्टिटेक्सिन कितनी पेशेंट को जो है एडमिनिस्टर की जाए बेस्ड ऑन देयर BSA। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड ईयर में हम कर चुके थे।
जो कि दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, एंड दोबारा जो है मैं आपको इस चीज़ की कैलकुलेशन करवाऊंगी दैट वुड बी इंक्लूडेड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्यूजन रेट मॉनिटरिंग। इन्फ्यूजन रेट मॉनिटरिंग जो है, पहले तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन की, नाउ देयर इज अ मॉनिटरिंग पार्ट कि हमने इन्फ्यूजन रेट जो है मॉनिटर किया कि वाकई वो तरीके से जो है ड्रॉप्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बॉडी के अंदर वो एडमिनिस्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इज देयर एनी ब्लॉकेज और नॉट। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो है वो रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही। मॉनिटरिंग इज ऑल अबाउट कि पेशेंट जब तक ठीक नहीं होता तब तक पेशेंट के ऊपर नज़र रखनी है। सो फ्लो रेट इज, इन्फ्यूजन रेट इज ऑल अबाउट के जब तक इन्फ्यूजन स्टार्ट हो और जब तक इन्फ्यूजन कंप्लीट हो तब तक का पूरा प्रोसेस एंड पेशेंट की रिकवरी इज ऑल इंक्लूडेड इन इन्फ्यूजन रेट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी चेक्स। कंपैटिबिलिटी चेक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है फिजिकल कंपैटिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, केमिकल कंपैटिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, पेशेंट के अंदर थेरेपेटिक कंपैटिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो कंपैटिबिलिटी का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपैटिबिलिटी के अंदर है, एंड इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी चेक्स जो है वो आपको वहाँ पे जाके पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज दैट कंपैटिबिलिटी टॉपिक इज अनदर अ वास्ट टॉपिक जिसके अंदर एग्जाम्पल्स भी हैं, एक्टिविटी भी है, एंड देन देयर यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है इन्फ्यूजन के अंदर हम कंपैटिबिलिटी कहाँ कहाँ चेक करते हैं, कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। कि अगर पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगी है और पेशेंट के अंदर जो है इंजेक्शन लगाने के बाद जो है पेशेंट को साइट एरिया पे जो है वो रेडनेस हो गई है, पेशेंट को जो है इचिंग हो रही है, दैट इज नॉट अ कंपैटिबिलिटी। पेशेंट को इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, और कंपैटिबिलिटी होना इज़ बहुत लाजमी कि पेशेंट के जो भी इंफ्यूजन लग रहा है वो कंपैटिबल होगी तो फिर ही पेशेंट को जो है रिकवरी होगी, और अदरवाइज नहीं कंपैटिबिलिटी हुई पेशेंट को, अगर उसी वक्त साइड इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, पेशेंट को साइट एरिया पे जो है कोई भी रेडनेस हो रही है, फिर that could lead to the infection, that could lead to के पेशेंट को जो है उसी वक्त जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली चेक करना पड़ता है। ठीक है। सो यस, देयर कुड बी अ रिस्क ऑफ inflammation in the vein, there could be a risk of infection, there could be a risk of कि वहाँ पे swelling हो जाए, साइट एरिया पे swelling हो जाए, and fluid overload हो जाए, फ्लूइड accumulation हो जाए, फ्लूइड को है ना इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो आगे वेन के अंदर फ्लो हो, जितना जो है ना बॉडी के अंदर जा रहा है उतना जो है वो वेन के अंदर फ्लो नहीं हो रहा, तो देयर वुड बी फ्लूइड ओवरलोड केस ऑल्सो। सो ये आपका था पूरा चैप्टर अबाउट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड होम केयर सर्विसेज। ठीक, थैंक यू सो मच।